की बड़ी खबर क्या है? श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे नए सदर मुंतखब हुए हैं। जी हां, श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे सदर मुंतखब हुए हैं। रानिल विक्रमसिंघे के हक में 134 वोट पड़े हैं। 134 वोट रानिल विक्रमसिंघे के हक में आए हैं और अलापीरुमा के 22 वोट मिले हैं, माफ कीजिए 82 वोट मिले हैं। 82 वोट दलास अलापीरुमा को मिले हैं। अरकान पार्लियामान ने रानिल विक्रमसिंघे पर भरोसा जताया है। विक्रमसिंघे आवाम का एतमाद कर पाएंगे हासिल, बड़ा सवाल है। इस वक्त श्रीलंका जिन हालात से दो चार है, ऐसे में विक्रमसिंघे के लिए एक एतमाद आवाम का हासिल कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। मुश्किल हालात से गुजरे श्रीलंका के इस मौके पर रानिल विक्रमसिंघे सदर मुंतखब कर लिए गए हैं, जिन्हें 134 वोट मिले हैं। वहीं दलास अलापीरुमा को 82 वोट मिले हैं। तो अरकान पार्लियामान ने रानिल विक्रमसिंघे पर भरोसा जताया है, लेकिन आवाम का एतमाद हासिल कर पाएंगे रानिल विक्रमसिंघे, ये एक बड़ा सवाल है। तो रानिल विक्रमसिंघे को सदर मुंतखब किया गया है। रानिल विक्रमसिंघे के हक में 134 वोट पड़े हैं और दलास अलापीरुमा को 82 वोट मिले हैं। अरकान पार्लियामान, श्रीलंका के अरकान पार्लियामान ने रानिल विक्रमसिंघे पर भरोसा जताया है। विक्रमसिंघे आवाम का एतमाद हासिल कर पाए, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। जिस तरह के हालात श्रीलंका में बने हुए हैं, माशी तौर पर बदतरीन दौर से गुजर रहा है श्रीलंका। ऐसे में रानिल विक्रमसिंघे के सर पर एक कांटों का ताज है, जो इस वक्त उन्हें श्रीलंका को संभालना है और 134 वोट उनके हक में पड़े हैं। और अरकान पार्लियामेंट ने रानिल विक्रमसिंघे पर भरोसा जताया है, जिसके बाद उन्हें 134 वोट मिले हैं। वहीं दलास अलापीरुमा को 82 वोट मिले हैं। तो विक्रमसिंघे पर एक भारी जिम्मेदारी श्रीलंका की मौजूदा हालात से श्रीलंका को कैसे बाहर निकालते हैं, इसको लेकर आज बाकायदा पार्लियामेंट में वोटिंग हुई। वोटिंग में वो अरकान पार्लियामेंट का एतमाद हासिल करने में कामयाब हुए। 134 वोट रानिल विक्रमसिंघे के हक में गए हैं। तो श्रीलंका में जिस तरह से माशी हालात बदतर हैं, लोगों के कई मसाइल हैं इस वक्त, ऐसे में मुश्किल हालात में रानिल विक्रमसिंघे ने बागडोर संभाली है श्रीलंका की और बाकायदा पार्लियामेंट में एतमाद का वोट उन्होंने जीता। तमाम अरकान पार्लियामेंट ने उन पर भरोसा जताया, जिसमें 134 अरकान पार्लियामेंट अपने उनके हक में वोट किया। तो रानिल विक्रमसिंघे के हक में 134 वोट पड़े। अरकान पार्लियामान 134 अरकान पार्लियामान ने उन पर भरोसा जताया है। दलास अलापीरुमा को 82 वोट मिले हैं, लेकिन इस वक्त पूरी नज़रें रानिल विक्रमसिंघे पर टिकी हुई हैं कि वो श्रीलंका को इस बदतरीन हालात से कैसे बाहर निकालते हैं। और श्रीलंका की मदद के लिए भारत की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत बड़ा योगदान किया है, हाथ बढ़ाया। सबसे पहले तो हिंदुस्तान ने है। हिंदुस्तान चाहता है कि उनका पड़ोसी मुल्क में जमहूरियत बहाल हो, आवाम के मसाइल हल हों। ऐसे में आज श्रीलंका की पार्लियामेंट में 134 अरकान पार्लियामेंट ने रानिल विक्रमसिंघे पर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी दी है कि वो श्रीलंका को इस मसाइल से कैसे बाहर निकालते हैं। और ऐसे में आवाम भी जश्न मना रहे हैं। जिस तरह से हालिया हमने देखा कि वहाँ पर सदर और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ काफ़ी तशद्दुद हुआ था, पूरे मुल्क में एहतजाज बरपा हुआ था। ऐसे में रानिल विक्रमसिंघे को सदर मुंतखब किया गया है। आवाम भी इस वक्त जश्न मनाते हुए देखी जा सकती है और आवाम को उम्मीद है कि रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका की माशी हालात को बेहतर करेंगे और आवाम के जो मसाइल हैं उसे बेहतर कर सके। शैलेंद्र अंगू हमारे नुमाइंदे दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, रानिल विक्रमसिंघे को सदर मुंतखब किया गया है प्रेसिडेंट के तौर पर, 134 वोट मिले हैं, बड़ी भारी जिम्मेदारी है।
कांटों का ताज श्रीलंका का एक तरह से रानिल विक्रम के सर पर हैं। कैसे अब हालात बेहतर हो सकते हैं, आवाम इनके हक में है? बिल्कुल जिलानी, आपको बता दें कि रणिल विक्रमसिंघे अब ऑफिशियली नियुक्त हो चुके हैं। हालांकि आपको याद दिला दें कि जब गोटबाया राजपक्षा देश छोड़कर गए थे तो उन्होंने रणिल विक्रमसिंघे को ही एक एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर रिकमेंड किया था। हालांकि अब उनको ऑफिशियली रिकमेंड कर दिया गया है और उनके जो दो अपोनेंट्स थे उनको दुलस और अनुरा कुमारा, इनको दोनों को हराते हुए उन्होंने 134 वोट से ये इलेक्शन जीत लिया है। लेकिन सवाल वही है कि क्या जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं श्रीलंका में, जिस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर हुए हैं, उससे निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा, उनके लिए कांटों का ताज है, भले ही वो राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन किस तरह से श्रीलंका अपनी वर्स्ट जो इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे हुए हैं उससे कैसे उभरेगा। हालांकि आपको बता दें कि भारत लगातार इस पूरे मामले पर मदद के लिए आगे आया है और भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि चीन से भी ज्यादा मदद अगर किसी ने की है श्रीलंका की तो भारत ने की है। तो ऐसे में श्रीलंका को इस क्राइसिस से कैसे निकाला जाए, ये प्रायोरिटी रहेगी। हालांकि अब ये भी देखना होगा कि क्या जो पब्लिक वहां पर है, जो आवाम वहां पर है, वो एक्सेप्ट करती है रणिल विक्रमसिंघे को या नहीं। क्योंकि हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों पहले जो प्रोटेस्ट वहां पर हो रहे थे, अब हालांकि पहले से कम प्रोटेस्ट वहां पे हो रहे हैं, लेकिन जो नई सरकार वहां पर आई है, जो नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, तो क्या उसके बाद अब हालात सुधरेंगे या नहीं। और दूसरा ये कि IMF के साथ जो बातचीत चल रही है वो किस दिशा में जाएगी। हालांकि IMF इस पूरे मामले को लेकर कल भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रीफ किया था, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर उन्होंने ब्रीफ भी किया था और ये कहा था कि भारत की तरफ से लगातार मदद की जा रही है श्रीलंका। जी शैलेंद्र, जिस तरह से IMF की मदद की बात हो रही है, सरकार यहाँ हिंदुस्तानी सरकार ने तो मदद कर दी है, तो IMF की तरफ से क्या कुछ अभी तक बातचीत हुई है, क्या मदद करेगी श्रीलंका की, और हिंदुस्तानी सरकार का कितना दखल होगा कि सर इस वक्त श्रीलंका की मदद की जाए? देखिए, अभी तक अगर हम बात करें तो भारत की तरफ से $3.8 बिलियन की मदद इसी साल की गई है, जो किसी भी मुल्क से सबसे ज्यादा मदद जो श्रीलंका को मिली है वो भारत से है। ऐसे में अगर हम बात करें IMF की, तो IMF एक रोड मैप तैयार करेगा श्रीलंका के लिए, उसमें और बातचीत अभी फिलहाल चल रही है और उस रोड मैप के बाद ही भारत अगला कदम उठाएगा और जो तमाम मुल्क है वो श्रीलंका की मदद को आगे आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल IMF को लेकर जो बातचीत चल रही है वो किस मुकाम पे पहुंची है, इस बारे में भी हमारे पास तफसील नहीं है, वो भी लगातार बातचीत वहां पर जारी है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि एक कैंडिडेट प्रेमदासा, उन्होंने कल एक ट्वीट करके ये कहा था कि चाहे प्रेसिडेंट कोई भी बने, और वो उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से और सभी पॉलिटिकल पार्टीज की इंडिया से कि वो जो श्रीलंका है उसकी मदद के लिए लगातार कदम उठाते रहेंगे। तो आज भी श्रीलंका को बहुत उम्मीद है भारत से कि इस क्राइसिस से निकलने के लिए भारत उनकी मदद करे। लेकिन फिलहाल एक बड़ा डेवलपमेंट कि वहां पर अब एक नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, अब वो किस तरह से श्रीलंका को इस क्राइसिस से बाहर निकालेंगे, इस तरह सबकी निगाह रहेगी। जी, आवाम का कितना भरोसा, कितना एतमाद रणिल विक्रमसिंघे पर है और मौजूदा हालात बेहतर हो जाएंगे? आवाम को भी लगता यही है, जिस तरह से आज प्रोटेस्ट के अलावा भी खुशी भी मना रहे हैं कि एक शख्स आया है जो श्रीलंका को संभालने की बात कर रहा है, तो आवाम का कितना भरोसा रणिल विक्रमसिंघे पर दिखता है? देखिए, ये अभी क्लियर नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन पहले जो प्रोटेस्ट वहां पर हो रहे थे, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पर कब्जा कर लिया गया था, उससे पहले राष्ट्रपति के घर पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन इस तरह के प्रोटेस्ट अब वहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि रणिल विक्रमसिंघे के बाद आने के बाद लोगों का कितना भरोसा उन पर होता है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा उनके लिए कि किस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस से जो रिजर्व खाली हो रखे हैं डॉलर्स के, उसको कैसे वापस उसकी भरपाई होती है और कैसे श्रीलंका को वो इस संकट से बाहर निकालते हैं, इस पर फोकस रहेगा। लेकिन फिलहाल लोगों में क्या एक्सेप्टेंस है, इसका थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि क्या लोग उम्मीद करते हैं नई सरकार से, नए प्रेसिडेंट से। लेकिन फिलहाल नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और ऐसे में देखना ही होगा कि IMF के साथ मिलकर ये कैसे आगे सिलसिला आगे बढ़ता है। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तफसीलात के लिए। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, रणिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का सदर मुंतखब कर लिया गया है। 6 बार के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। अपने तजुर्बात के तहत श्रीलंका को इस मुसीबत ज़दा घड़ी में वो खुद मानते हैं कि वो चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। किस तरह से श्रीलंका बाहर आएगा इन मसाइल से, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे दें जम्मू कश्मीर से। टिहाप पुलवामा में एक मुश्तबा धमाका हुआ है जिसमें 2 गैर मकामी मजदूर जो है ज़ख्मी हो गए हैं और ये ज़ख्मी मजदूर बिहार के बताए जा रहे हैं। इन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों का ताल्लुक बिहार से और उनकी शनाख्त इश्तियाक और रंजीत के तौर पर हुई है। तो ये 2 मजदूर हैं
गैर मकामी मजदूर हैं जिनका ताल्लुक बिहार से है। इनकी शनाख्त हुई है इश्तियाक और रंजीत के तौर पर। टेहाब पुलवामा में मुश्तबा धमाका हुआ है जिसमें ये दो गैर मकामी मजदूर जो है जख्मी हुए हैं। इन जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ज़िला पुलवामा के टहाब इलाके में यहाँ पर जो दो मज़दूर है, नॉन लोकल मज़दूर है, वो इंजर्ड हुए हैं, शदीद ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ पर एक काम कर रहे थे, वो मिक्सर जो है बाजरी का मिक्सर चला रहे थे और दोनों ज़ख्मी हुए और उसके बाद दोनों को हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट किया गया। तो आप देखते रहे हैं कि पूरे इलाके का जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने घेराव में लिया है। ये छानबीन की जा रही है ये पुरस्कार धमाका कैसे हुआ, या ग्रेनेड ब्लास्ट है या कोई क्या ब्लास्ट हुआ है, तो इसकी तहकीकात जो है वो इस वक्त जारी है। यहाँ पर पूरे इलाके का जो आप देख रहे हैं, ये इलाका है पूरे इलाके का है जो सिक्योरिटी फोर्सेस है लगी हुई है। और ये अभी जो है बीडीएस की टीम जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो लाई जा रही है। वो देखी जा रही है कि ये ब्लास्ट जो हुआ है ये कैसे हुआ है, या कि ग्रेनेड है या कोई ऐसी शय है कि जो पहले ही यहाँ पर मौजूद थी और वो फट गई है, और जिसके नतीजे में ये धमाका हुआ और दो जो है मज़दूर जो है जिनका ताल्लुक बिहार से बताया जाता है और वो इसमें ज़ख्मी हुए। बिलाल खान, न्यूज़ 18, टहाब पुलवामा। तो अगली खबर भी जम्मू कश्मीर से ही है। जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में अचानक आए सैलाब की वजह से काफ़ी माली नुकसान हुआ है और हम देख रहे हैं लगातार इस तरह से सैलाब के आते आते काफ़ी नुकसान होता है। और इस वक्त जो खबर आई है, ज़िला डोडा में अचानक सैलाब के नतीजे में बड़ा माली नुकसान हुआ है। बादल फटने की वजह से खारा भेलिसा के चारवा में निजी और सरकारी इमलाक को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए एसडीएम ठाटरी अथर अमीन जरगर ने बताया कि सैलाब से 12 ढांचे मुतासर हुए हैं, जिनमें 8 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। इसके अलावा जयनाला के बालाई इलाके में लोगों को माल मवेशी का नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल मकामी लोगों ने एलजी इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर मुतासर अफराद को मुनासिब मुआवजा जारी करे। इसके अलावा यहाँ से मलबा हटाने के लिए मशीनरी लगाने की ज़रूरत है। तो डोडा के डीसी और एसएसपी ने जाए वकूफ़ का दौरा किया। रिहायशी मकानात और सरकारी इमारत को बचाने वाले नुकसान का उन्होंने जायज़ा लिया है। इसके अलावा भी बेघर हो चुके लोगों के लिए मुतबादिल जगहों का इंतज़ाम करने की हिदायत भी दी है। तो ज़िला डोडा में अचानक ये सैलाब आया जिसकी वजह से इतना बड़ा माली नुकसान हुआ है। बादल फटे हैं। खारा भेलिसा और चारवा में निजी और सरकारी इमलाक को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। एक अलामा इकबाल जो है यहाँ प्राइवेट अलामा इकबाल मेमोरियल स्कूल था, 8th क्लास तक, वो कम्प्लीटली जो है स्कूल वॉश आउट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है टीआरसी काहरा को जो है डैमेज हुई है काफ़ी, और लगभग 5 से 6 प्राइवेट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वॉश आउट हुए हैं और ऐसे ही 7-8 स्ट्रक्चर्स का नुकसान हुआ है। खुशी की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं है। ऊपर के एरिया से यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन हुई है और पब्लिक प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हुआ है। एक प्राइवेट स्कूल है उसको वॉश अवे हुआ है और साथ में टीआरसी में कोई ग्राउंड फ्लोर के अंदर पानी आ गया है। इसके अलावा ऊपर में कहीं कुछ डैमेजेस भी हुए हैं। उसकी पूरी असेसमेंट शाम तक सभी मोबिलाइज हो गए हैं। फील्ड स्टाफ हमारा जहाँ जहाँ माली नुकसान हुआ होगा उसकी कंप्लीट असेसमेंट हो जाएगी। बाकी किसी की ह्यूमन लाइफ की कोई लॉस नहीं रिपोर्ट हुआ है और जो रिस्टोरेशन वर्क है उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए। न्यूज़ रूम लाइव में एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। मध्य प्रदेश में दूसरे और आखिरी बलदियाती चुनाव के नतीजे जो है, इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है और बीजेपी को एक तरह से मजबूरी तौर पर सबकत मिली है। वहीं कांग्रेस को भी कुछ जगहों पर सबकत मिली है। इस वक्त जश्न का माहौल है बीजेपी की तरफ से। आपको बता दें, मेहताब आलम, इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। आइए, मेहताब आलम, जिस तरह से बीजेपी ने सबकत तो बनाए रखी है लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस को भी यहाँ पर जो खाता खुला है, आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खुला है। क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं इस वक्त? जिलानी बता दें कि आज जो वोटों की गिनती हो रही है उसमें 5 नगर निगम है, 40 नगर पालिका हैं और 169 नगर परिषद, 43 जिलों में 214 बल्दियाती इदारों में वोटों की गिनती जारी है। 5 नगर निगम में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 पर कांग्रेस की सबकत है और एक जो है नगर निगम कटनी की अगर बात करें तो वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार ने सबकत बनाई हुई है। अगर पूरे ओवरऑल की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो 16 नगर निगम है जिसमें से जो है 17 तारीख को जो वोटों की गिनती हुई थी उसमें 11 के जो फैसले आए थे, वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने 7 और कांग्रेस ने 3 और एक जो है आप
पार्टी ने जो कामयाबी हासिल की थी। लेकिन आज के जो नतीजे जारी हो रहे हैं उसमें अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सबका जरूर है, लेकिन अगर पिछले नतीजों से इसका मुआवजा करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ग्वालियर जो है भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला, और ग्वालियर और चंबल डिवीजन की बात करें अगर जिलानी, तो यहाँ पर 11 मंत्रियों की जो है वो ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया। उसके बावजूद भी अगर ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को इस फैसले पर सोचना पड़ेगा कि अवाम में कहीं ना कहीं नाराजगी है। जी वहीं मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर का जो गढ़ है मुरैना, वहां पर जो है कांग्रेस से जो है सबकत बनाए हुए हैं और वो पीछे है। रीवा में भी कांग्रेस की बढ़त है, जबकि देवास और रतलाम में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बनी हुई है। अगर वही बुधनी की बात करें, जो मध्य प्रदेश की वजीर आला शिवराज सिंह की जो है हल्का असेंबली है, वहां की 3 नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली है। तो कहीं पर कांग्रेस और कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जरिए अभी से जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन मेयर का जो फैसला है वो 4 बजे के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जी मेहताब, जिस तरह से ये नतीजे आ रहे हैं और जो समीकरण बन रहा है, ऐसे में क्या कुछ लगता है आपको कि इन नतीजों के असरात आगे, क्योंकि इलेक्शन है, कितने असरअंदाज होंगे और किस तरह से कांग्रेस को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी? जिलानी में बता दें, अगर हम पिछले नतीजों की बात करें तो मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम में पिछली बार कांग्रेस के पास एक भी नहीं थी, और अगर इस बार की मजमूई उसकी बात करें तो जो है 9 जो है भारतीय जनता पार्टी के पास, जिसमें 7 वो जीत चुकी है, 2 पर उसकी बढ़त बनी हुई है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो 3 वो जीत चुकी है, 2 पर बढ़त बनी हुई है, और 1 पर जो है आम आदमी पार्टी, और 1 सीट जो है कटनी की, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार। इस तरह से अगर देखा जाए, पिछली बार जहां भारतीय जनता पार्टी 16 के 16 में कामयाब हुई थी, इस बार वहां पर उसका किला ढह गया है और तकरीबन जो है 6 सीटों को भारतीय जनता पार्टी का नुकसान। अगर इसको हम इसका जो है असेंबली इंतखाबात से मुआवजा करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शुभ संकेत नहीं है, ये अच्छा फल नहीं, नेक फल नहीं है। उसको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आवाम की नाराजगी के सबब जो है भारतीय जनता पार्टी, चाहे हम जबलपुर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, या फिर हम जो छिंदवाड़ा की बात करें, वहां पर शिकस्त का सामना पड़ा। सिंगरौली में भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त हुई है। जिलानी मेहताब, कांग्रेस की जिस तरह से, एक तरह से आपने कहा कि कुछ नहीं था, आज वापसी हो रही है, वापसी के कारण कांग्रेस को समझ आए होंगे, और लेकिन बीजेपी के लिए अब कितना बड़ा चैलेंज है कि कांग्रेस को जिस तरह से उन्होंने रोका था, लेकिन एक तरह से ये कहे जनता का यानी आवाम का एतमाद है जो उन्हें वापस ला रहा है। तो अब बीजेपी की तैयारी कैसी होगी आगे? देखिए, यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह सीएम हाउस से बैठ के तमाम नतायज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीजेपी हर पहलू पे नजर रखी हुई है, जहां पर पन्ना और बूथ से लेकर उसकी मेहनत जारी है, वहां पर इन तमाम पहलुओं पे भी नजर रखी हुई है कि चाहे ग्वालियर की बात की जाए, जबलपुर की बात की जाए, वहां पर शिकस्त कैसी हुई और किन पहलुओं पर हुई। लेकिन एक बात समझने की है, ग्वालियर में कांग्रेस का मेयर जरूर जीत गया है, लेकिन वहां पर जो काउंसिलर जीते हैं उनकी बड़ी तादाद भारतीय जनता पार्टी की है, और काउंसिलर अगर बड़ी तादाद में है तो कांग्रेस के मेयर को आसानी से काम नहीं करने देंगे। और ये भी हो सकता है जब उनकी परिषद होगी और उनका इख्तियार होगा, उनकी बहुमत होगी, तो आने वाले 5-6 महीने के बाद एक रेजोल्यूशन पास करके वो मेयर को हटाने की तजवीज भी पास कर सकते हैं। जिस तरह से कांग्रेस जीती जरूर है, लेकिन उसके लिए मुस्तकबिल की राह आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम पहलुओं पर गौर कर रही है। कांग्रेस को भी और मेहनत करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी तमाम पहलुओं पर गौर कर रही है कि उसकी शिकस्त के असबाब क्या है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरह से बीजेपी को सबकत जरूर मिली है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना खाता खोला, कांग्रेस को भी अपना एतमाद मिला है मध्य प्रदेश में। एक तरह से वापसी हुई है मध्य प्रदेश में, जश्न का माहौल है कांग्रेस खेमे में, साथ ही और बीजेपी के खेमे में। रुख करेंगे महाराष्ट्र की खबर का। महाराष्ट्र में सियासी जो है खींचतान लगातार जारी है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जियों पर समाअत हुई है। समाअत के दौरान अदालत ने इस मामले को बड़ी बेंच को मुंतकिल करने का एक तरह से इशारा दिया है। अदालत के मुताबिक इस मामले को आईनी नुकात है, कई आईनी नुकात हैं जिनमें बड़ी बेंच तश्कील देने की ज़रूरत है। अदालत ने सभी फरीकों से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। तब तक अदालत ने अरकान असम्बली के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने को कहा है। और वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना बिखराव का शिकार हो रही है, और ठाकरे परिवार की शनाख्त वाली पार्टी को आज बका का खतरा है। मुंतशिर होती पार्टी को मुज्तमा करने का बीड़ा आदित्य ठाकरे ने उठाने जा रहे हैं, और आदित्य ठाकरे 21 से 23 जुलाई तक लोगों से मुलाकात करेंगे। आदित्य ठाकरे पहले मरहले में भिवंडी, नासिक, संभाजीनगर, शिरडी और डिंडोरी की यात्रा करेंगे।
तो महाराष्ट्र में और नाजरीन, महाराष्ट्र में साबिक पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की फोन टैपिंग के मामले में गिरफ्तारी हुई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है। आघाड़ी सरकार के माफिया पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की आखिर में गिरफ्तारी हुई। जिस प्रकार से संजय पांडे जी ने मुंबई में पुलिस टेररिज्म फैलाया था, जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हो रही थी, आखिर संजय पांडे जी को एनएससी कोलोकेशन स्कैम, फोन टेपिंग स्कैम में जेल जाना पड़ा। मैं ईडी व भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। एनएससी के संदर्भ में जो चित्रा जी ने फोन टैपिंग करने के लिए कहा था, उसका गुना दाखिल होकर ईडी ने और सीबीआई ने इंक्वायरी की और अंतिमतः आज उनको अरेस्ट हो गई है। तो हमारा सवाल भाजपा सरकार से यही है, 2017 में जनप्रतिनिधि नाना पटोले जी, इनका फोन टैप हुआ था, वो भी उनके नंबर के सामने किसी दूसरे का नाम देकर, वो भी मुस्लिम व्यक्ति का नाम देकर ड्रग पेडलर की इंक्वायरी करना है, ऐसा झूठा जो परमिशन लिया गया था, उसके तहत उनकी फोन टैपिंग जो है वो की गई थी, उनके फैमिलीज की, उनके दोस्तों की। तो ये फिर किस कानून के तहत इसकी जांच नहीं हो रही है? और ये क्या बात है कि जिन लोगों ने ये इलीगल टैपिंग किया था उन्हें अरेस्ट नहीं होती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि उनको प्रमोशन दिए जाते हैं। तो क्या ये फिर से माना जाए कि राजनीतिक इस्तेमाल जांच एजेंसियों का हो रहा है, उसमें आईपीएस अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, और जो भी जिसने भी कार्रवाई अगर कानून के तहत भी भाजपा के संबंधित लोगों पे की है, उसे भी उसमें घेर कर इस तरह से अगर कार्रवाई होती है तो ये लोकतंत्र के लिए धोखा है। हम इसका निषेध करते, नहीं तो सच्चाई दिखाने के लिए, कानून आप मानते हुए दिखाने के लिए जिन लोगों ने उस वक्त नाना पटोले जी का टैपिंग किया था, उन्हें भी अरेस्ट होनी चाहिए।